हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। मैं संतोष प्रजापति ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टेंस है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट को पढ़ेंगे। ये इतना इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि आपके ट्रांसलेशन का मैक्सिमम पार्ट यही कवर करता है। कहानी बनाने लगो तो बिना पास्ट इंडेफिनिट के कहानी बनती ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हो चुका है वो भूतकाल में है। इसीलिए मैक्सिमम हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट कवर करता है। और आज हम लोग इसको खूब डिटेल से पढ़ेंगे ताकि इसमें कुछ बचे ना। प्यारे बच्चों, आप लोग ने 10th में कुछ पढ़ा होगा पास्ट इंडेफिनिट के विषय में। आज देखा जाए कि बहुत सारी चीज़ें कौन कौन सी ऐसी हैं जो आप नहीं जानते हो, उसको आप नोट डाउन पेन डाउन जरूर करोगे। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि जिन वाक्यों में काम का करना या जिन वाक्यों में काम का होना, दो चीज़ें, जिन वाक्यों में काम का करना या जिन वाक्यों में काम का होना भूतकाल में पाया जाता है वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है प्यारे बच्चों कि आपने तो ये फार्मूला अप्लाई किया होगा कि जिस वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया में ता था, ते थे, ती थी इत्यादि लेटर जुड़े रहते हैं वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। बिल्कुल सही भी है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा और बढ़िया कर रहे हैं कि ऐसे वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया में आ, ई, ये, ई, ता था, ते थे, ती थी इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। उसमें दो शब्द और जोड़ दो, सका, सकी, सके, ये भी जोड़ लो। तो ऐसे वाक्य जिसके अंत में मुख्य क्रिया में ता था, ते थे, ती थी, सका, सकी, सके, आ, ई, ये सब लगे रहते हैं तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये समझ में, ये बिल्कुल बेसिक था और लगभग ये हर बच्चा जानता है कि जिन वाक्यों में काम का करना, जिन वाक्यों में काम का होना भूतकाल में पाया जाता है वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो प्यारे बच्चों इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अलग होता है और बाकी सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर अलग होता है। इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। पूरे ग्रामर में केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है और कहीं नहीं होता है। कहने को तो सिर्फ एक सेंटेंस में प्रयोग होता है, लेकिन ग्रामर का बड़ा हिस्सा इसी टेंस से कवर होता है। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग वाक्य पढ़ें, कुछ वाक्य बनाए तो समझ में आएगा। जैसे तुमने हमें हिंदी पढ़ाया, क्या बनेगा? यू टॉट अस हिंदी। हमें दिया ना, तुमने हमें हिंदी पढ़ाया। यू टॉट, टीच का सेकेंड फॉर्म हो गया ना, यू टॉट अस हिंदी। जैसे राम और श्याम आगरा गए तो राम एंड श्याम वेंट टू आगरा, यानी गो का सेकेंड फॉर्म हो गया। जैसे हमने बोला सका, सकी भी लगा है ना। जैसे क्या तुम अपने गुरु जी से मिल सके, सका सकी लगा है कि नहीं लगा है। और आपने पढ़ा होगा कि मॉडल में कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, विल का पास्ट वुड, शैल का पास्ट शुड होता है। क्या तुम अपने गुरु जी से मिल सके तो क्या बनेगा? कुड यू मीट योर टीचर। या जैसे मान लो वाक्य दे दिया, मैं आपकी पुस्तक कल नहीं लौटा सका। आई कुड नॉट रिटर्न योर बुक एस्टरडे। बात समझ में? तो ऐसे यह वाक्य वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाने से बनता है। उसमें आप कुड को, उड को, शुड को
यह भी आप जोड़ेंगे। अगर इसी का निगेटिव सेंटेंस आता है प्यारे बच्चों, तो पूरा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव से बदल जाता है। यानी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है ये। और अब आपको दो ऐसी क्रियाएं मिली जिनमें आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में आपको डू डज मिला था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में डिड मिला, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो एक बात याद रखना, कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर डी से शुरू होता है, केवल 3 ही है, डू, डज और डिड। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब डी से शुरू होता है तो याद रखना प्यारे बच्चों, हमेशा उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो निगेटिव में क्या स्ट्रक्चर बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बेस फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है और क्या से शुरू हुआ है, तो हम इसे डिड को पहले कर देंगे, यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड लगा हुआ है तो हम इंट्रोगेटिव वर्ड को शुरू में रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। प्यारे बच्चों, आपने मुझे जहाँ तक लगता है इतना ही मूल रूप से पास्ट इंडेफिनिट में पढ़े होंगे और इतना पढ़ करके आप हाई स्कूल क्लियर कर लिए होंगे, इतना पर्याप्त भी था। लेकिन अब यहाँ से आपको बहुत सारी बातें पास्ट इंडेफिनिट के विषय में जाननी है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब आओ देखते हैं बेटा, अगर किसी वाक्य में कोई हैबिचुअल एक्शन दिया गया है, यानी स्वाभाविक आदत व कार्य दिया गया है, तो हैबिचुअल एक्शन वाले वाक्यों में प्रायः यूज्ड टू का प्रयोग होता है। यह हम दूसरे शब्दों में आपको समझाएं कि यदि भूतकाल में कोई आदत थी, आज वो आदत बिल्कुल समाप्त हो गई है, तो हम ऐसे वाक्य में यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक कंडीशन याद रखना बेटा यूज्ड टू के साथ, कि यूज्ड टू का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्यों में इसका प्रयोग कदापि नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, वह घूमने जाया करता था, आदत हो गई, तो क्या बनेगा? ही यूज्ड टू गो फॉर वॉकिंग। और यूज्ड टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और वैसे भी याद रखो, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और जब भी टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव कहलाता है। जैसे और एग्जाम्पल देखें, वह सुबह के समय रोज चाय पिया करती थी। मान लो ये वाक्य है, वह सुबह के समय रोज चाय पिया करती थी। क्या बनाओगे बच्चों? शी यूज्ड टू ड्रिंक टी डेली इन द मॉर्निंग। बताओ, ये समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हो गई? जैसे मैं रोज मैदान में खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले इन द फील्ड डेली। जब मैं इलाहाबाद में था तो रोज गंगा में स्नान करता था, यानी अब नहीं करता। तो व्हेन आई वाज इन इलाहाबाद आई यूज्ड टू टेक बाथ इन द गंगा जी। अब ये समझ में, यानी अगर वाक्य में कोई स्वाभाविक आदत, कोई हैबिचुअल एक्शन दिया गया है, तो ऐसे वाक्य में हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। और ट्रांसलेट करते समय यूज टू का कोई अर्थ नहीं निकलता है। हाँ, यूज टू केवल शो करता है कि इस वाक्य में कोई हैबिचुअल एक्शन हुआ है। जैसे और एग्जाम्पल, जैसे भगवान कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाया करते थे। यूज टू का प्रयोग बहुत मिलता है, इसलिए आप उसको ध्यानपूर्वक समझो। जितना एग्जाम्पल रहेगा उतना अच्छा बनेगा। जैसे भगवान कृष्ण
कदम वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाया करते थे। तो क्या बनेगा? लॉर्ड कृष्णा यूज्ड टू प्ले फ्लूट अंडर द कदम ट्री। कदम प्रॉपर नाउन है तो कदम ही लगाओगे। जैसे मेरी दादी जी रोज मुझे कहानियां सुनाया करती थी। क्या बनेगा? माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी ए स्टोरी डेली। जैसे और भी देखा जाए एग्जाम्पल, वह भिखारी लगातार दरवाजे के पास बैठा करता था। तो क्या बनाओगे? दैट बेगर यूज्ड टू सिट कंटिन्यूअसली नियर द गेट। वह भिखारी लगातार दरवाजे के पास बैठा करता था। तो क्या बनेगा? दैट बेगर यूज्ड टू सिट कंटिन्यूअसली नियर द गेट। अब ये समझ में दो चीज़ें हो गई। एक आप लोग का डेफिनेशन जो आपने हाई स्कूल में रटा था, वाक्य के अंत में ता था ती थी आ ए ई ये सब लगा होता है। अब आप समझो आपने दूसरा एक पॉइंट क्या सीखा कि हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आदत शो करने के लिए, हैबिचुअल एक्शन शो करने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। अब और जरा देखा जाए और भी बारीक चीजें। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कभी नहीं का प्रयोग हुआ है तो कभी नहीं के लिए और सदैव के लिए हम लोग क्रमशः नेवर और ऑलवेज का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखो, अब भी हमने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव में डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर कभी नहीं शब्द लगा है तो याद रखना भैया प्यारे बच्चों, हम इसके साथ कभी भी डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। नेवर के साथ हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे यानी नेवर का प्रयोग कभी नहीं के लिए होता है। और ध्यान रखिएगा कि नेवर के साथ कभी डिड का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि सेकंड फॉर्म बताएगा कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन अगर नेवर के साथ यस या ईएस लगा दिए, नेवर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए, तो यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कभी गीत नहीं गाता हूँ, ता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा? आई नेवर सिंग ए सॉन्ग। मैं कभी एक गीत नहीं गाता हूँ, आई नेवर सिंग ए सॉन्ग। लेकिन अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाए, जैसे मैंने कभी धूम्रपान नहीं किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो आई नेवर स्मोक्ड। जैसे मैंने कभी यह प्रश्न हल नहीं किया, आई नेवर सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम है। बताओ समझ में? तो कभी भी नेवर अगर लगा है तो नेवर के बाद कभी भी डू डज डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। डू अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो नेवर के बाद यस या ईएस या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। और अगर वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है तो ध्यान रखना बेटा, नेवर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओगे। जैसे मैंने कभी तुम्हें तंग नहीं किया, आई नेवर टीज्ड यू। मैंने कभी अपने मित्र को गाली नहीं दी, आई नेवर अब्यूज्ड माई फ्रेंड। मैंने कभी अपने मित्र को गाली नहीं दी, आई नेवर अब्यूज्ड माई फ्रेंड। आपने नेवर कंडीशन देखा बेटा? अब कोई दिक्कत तो नहीं नेवर वाले में? याद रखना, नेवर के साथ हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। बिल्कुल सेम यही कंडीशन आपको हो के साथ भी ध्यान रखना है, क्योंकि हु के साथ भी डिड का प्रयोग कदापि नहीं करते हैं, बल्कि हु के साथ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसके किसके साथ? निगेटिव में अगर कभी नहीं लगा है तो आप नेवर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओगे। लेकिन अगर हु से कोई क्वेश्चन शुरू हुआ है तो उसमें भी कभी भी डिड का प्रयोग आप नहीं करोगे, सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओगे। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे तुमको किसने बुलाया, कौन और किसने के लिए प्यारे बच्चों हु का प्रयोग करते हैं, और किसे और किसको के लिए हुम का प्रयोग करते हैं। पढ़े होगे ना, हु, हुज, हुम। तो तुमको किसने बुलाया, हु कॉल्ड यू। कभी ऐसा ना बनाना कि हु डिड यू कॉल,
या हु डिड कॉल यू, ये सब कभी मत करना। तो क्या बनेगा, हु कॉल्ड यू। जैसे तुमको कौन गाली दिया, हु अब्यूज्ड यू, सेकेंड फॉर्म अब्यूज का, अब्यूज्ड यू। जैसे तुमको यह घड़ी किसने दी, तुमको यह घड़ी किसने दी। अब भी हमने बताया कौन और किसने के लिए हु का प्रयोग करते हैं। तो क्या बनाओगे, हु गेव यू दिस वॉच, किसने पुकारा आपका नाम। इस तरह बनाए, घुमा घुमा करके बनाओ, शब्दों से खेलो, वाक्यों से खेलो, क्रियाओं से खेलो, खूब बढ़िया बनेगा। किसने पुकारा आपका नाम, हु कॉल्ड योर नेम। और कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगेगा। कुछ हम लोग वाक्य हुज वाला भी देखें। जैसे मान लो दे दिया तुमने किसको पसंद किया, ये मान लो वाक्य आ गया। तो क्या बनाओगे, whom did you like। एक प्रकार से हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है whom में। जैसे अध्यापक ने कल किसको पढ़ाया, whom did the teacher teach yesterday। ध्यान रखिएगा सेकेंड फॉर्म केवल हु वाले वाक्य में लगेगा, whom में भी यह फार्मूला आप अप्लाई नहीं करोगे। ये तो मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि कौन और किसने के लिए हु, किसको और किसे के लिए whom। और हु के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बाकी सब के साथ डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब आपको ये दो कंडीशन समझ में, नेवर की कंडीशन, हु की कंडीशन और हैबिचुअल एक्शन की कंडीशन। और थोड़ा हम लोग देखते हैं एम्फेटिक सेंटेंस और नॉन एम्फेटिक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। एम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार कथन सूचक वाक्य, यानी किसी वाक्य में कोई जोर दिया गया, प्रेस किया गया है या दृढ़ता के साथ कुछ कहा गया है, तो उसे हम एम्फेटिक कहते हैं। और ऐसे एम्फेटिक वाक्यों में हमेशा तो या अवश्य, दो वर्ड कौन कौन से, तो या अवश्य शब्द लगा रहता है। यानी कहने का मतलब है कि सिंपल सेंटेंस में अगर हम मेन वर्ब से पहले, ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले अगर हम डिड लगा देते हैं तो ध्यान रखिएगा वह वाक्य एम्फेटिक सेंटेंस बन जाता है। जैसे मान लो एक वाक्य हम लोग ले लें, ये सेंटेंस में मान लो दिया मैंने यह किताब खरीदी। ये आप में कोई जोर और नहीं दिया है, क्या बनेगा, आई बॉट दिस बुक। लेकिन अगर मान लो दे दिया मैंने तो यह किताब खरीदी, तो आई डिड बाई दिस बुक। जैसे अब दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो वाक्य दिया मैंने उसकी सहायता की। सिंपल सेंटेंस, ये नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है, यानी इसमें कोई जोर और नहीं दिया है। तो क्या बनेगा, आई हेल्प्ड हिम। अब इसी नॉन एम्फेटिक को हम लोग अगर एम्फेटिक में बनाएंगे तो क्या बनेगा, मैंने तो उसकी सहायता की, आई डिड हेल्प हिम। याद रखना जब भी एम्फेटिक हम बनाते हैं तो डिड लगाते हैं और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ऐसा ना करना कि लो डिड भी लगाएं और वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएं, ऐसा कभी नहीं कि लो आई डिड हेल्प्ड हिम, ऐसा कदापि आप नहीं करोगे। जैसे मन वाक्य आपको बोला मैंने उसे लिखा, क्या बनेगा, आई रोट हिम। अब इसी को हम लोग एम्फेटिक बनाना चाहें तो क्या बनेगा, आई डिड राइट टू हिम। बताओ कोई दिक्कत इसमें। तो जब भी हम लोग एम्फेटिक बनाते हैं ध्यान रखना डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और नॉन एम्फेटिक वाक्य यानी सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसे मारा, या स्लैप माने चाटा मारना, मैंने उसे चाटा मारा, ये आपका सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिया। अगर वाक्य दे दिया मैंने उसे अवश्य चाटा मारा, तो क्या बनेगा, आई डिड स्लैप हिम। अब बताओ ये समझ में कि एम्फेटिक और नॉन एम्फेटिक क्या। एम्फेटिक यानी सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट,
और सॉरी नॉन इम्फेटिक का मतलब सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन जब हम इम्फेटिक बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो हम सब्जेक्ट डिड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब अंतर याद हो गया। नॉन इम्फेटिक में सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और इम्फेटिक में सब्जेक्ट डिड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इतना समझ में है कंडीशन। हर एक कंडीशन पर गौर करना। अगला और देखा जाए पास्ट इंडेफिनिट, व्यापक एरिया है इसका। कभी कभी बच्चों भूतकाल में यानी पास्ट में किसी कार्य के जारी रहने का बोध कराने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका कभी कभी भूतकाल में किसी कार्य के जारी रहने का बोध कराने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में इसको हम समझें। दूसरे शब्दों में भूतकाल में यदि दो कार्य एक साथ संपन्न हो तो ध्यान रखें वाक्य हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे जब वे नाचे तो मैं गा रहा था, यानी while they danced we sang, यानी भूतकाल में दो कार्य एक साथ संपन्न होंगे तो वाक्य किसमें बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे while the child played the mother cooked food, या और भी देखें while the girl danced the boys switched off the music system, यानी भूतकाल में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होगा। ध्यान रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भूतकाल में दो कार्य एक साथ संपन्न होंगे, वाक्य बनेगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य को बनाएंगे। अब एक बात और ध्यान रखो बेटा, अगर वाक्य में मान लो अनरियल पास्ट कोई दिया है, अनरियल पास्ट वाक्य का प्रारंभ प्रायः या वाक्यों में प्रायः लगा रहता है एज इफ लगा रहता है, एज दो लगा रहता है, आई विश लगा रहता है, इफ ओनली या इट इज टाइम लगा रहता है। तो अगर कोई भी वाक्य आपका इफ ओनली, आई विश, एज दाउ, एज इफ, इट इज टाइम है और वाक्य में अनरियल पास्ट का बोध कराने का बोध होता है तो वह भी वाक्य हम सिंपल पास्ट में ही बनाते हैं। जैसे ही टॉक्स एज इफ ही वेयर माई बॉस, ही टॉक्स एज इफ ही वेयर माई बॉस, वह मुझसे ऐसे बात करता है जैसे वो मेरा बॉस हो। आई विश, उसी में वाक्य देखें, आई विश आई वेयर ए बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होता, अनरियल पास्ट है। इफ ओनली आई हैड ए गुड जॉब, तो अगर कोई वाक्य एज इफ, एज दाउ, आई विश, इफ ओनली, इट इज टाइम से शुरू हुआ है तो ध्यान रखिएगा बच्चों वह वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। ये कंडीशन क्लियर है। फिर अगला कंडीशन देखो, यदि किसी भूतकाल में कोई कार्य, भूतकाल में कोई घटना को व्यक्त करना है, यानी भूतकाल के किसी कार्य की, भूतकाल के किसी घटना का वर्णन करना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करेंगे। जैसे शेक्सपियर रोट मेनी प्लेज, यू नो स्टूडेंट्स, शेक्सपियर रोट 37 प्लेज। तो शेक्सपियर रोट मेनी प्लेज, शेक्सपियर ने बहुत से नाटक लिखे, भूतकाल की घटना है, आज प्रकट कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। एक तो आप सब साइंस के स्टूडेंट हो, सबको मालूम होगा न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की, यानी ये भी कार्य भूतकाल में हो चुका है, वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। जैसे एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब है तो ये भी भूतकाल में हो गया है। तो भूतकाल के किसी कार्य को, भूतकाल की किसी घटना को अगर प्रकट करना होता है तो ध्यान रखिएगा वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। जैसे ड्यूरिंग कॉलेज डेज आई सा मेनी मूवीज,
यानी कॉलेज के दिनों के दौरान मैंने बहुत सारी मूवीज देखी, ये भी भूतकाल की एक घटना है। बताओ कोई दिक्कत बच्चों इसमें? अब देखो बच्चों, अगला इसमें क्या क्या कंडीशन आता है। यदि भूतकाल में पूरे हुए कोई कार्य हैं, यानी भूतकाल में कोई कार्य पूर्ण रूप से पूर्ण हो चुका है, तो उसे व्यक्त करने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी भूतकाल में पूरे हुए कार्य को प्रकट करने के लिए या व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने 1 सप्ताह पहले तुम्हारा यह पत्र प्राप्त किया, मानो ये वाक्य, तो इसका मतलब भूतकाल का यह कार्य था पूर्ण हो चुका है। यानी आई रिसीव्ड दिस लेटर ए वीक एगो। जैसे और भी देखें, राम कल मुंबई गया, तो क्या बनाओगे इसे? राम लेफ्ट फॉर मुंबई एस्टरडे। तो अगर भूतकाल में कोई कार्य पूर्ण हो चुका है तो उसे व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखो बेटा, कई बार सिंपल पास्ट का प्रयोग बिना एडवर्ब ऑफ टाइम के भी होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब कोई भी टाइम दिया जाता है वो एडवर्ब के अंतर्गत आता है, यानी समय एडवर्ब के भीतर पढ़ा जाता है। तो कई बार सिंपल पास्ट का प्रयोग, जब भी सिंपल पास्ट बोला जाए मतलब पास्ट इंडेफिनिट ही समझना, तो सिंपल पास्ट पास्ट इंडेफिनिट दोनों सेम है। कई बार सिंपल पास्ट का प्रयोग बिना एडवर्ब ऑफ टाइम के होता है, जिसमें समय संदर्भ में निहित होता है, यानी जिसमें समय संदर्भ में निहित होता है। वो कैसे वाक्य होते हैं जरा देखो, इसे समझो, अंतर करो। जैसे बाबर डिफीटेड राणा सांगा एट खानवा। खानवा का युद्ध आप लोगों ने सुना भी होगा, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो बाबर डिफीटेड राणा सांगा एट खानवा, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट पानीपत इन 1526। या कमल पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन इन 2003। अब ये आपका सिंपल पास्ट का हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं लगा था, लेकिन ध्यान रखो समय उसी वाक्य में, समय उसी संदर्भ में निहित था, इसीलिए यह वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। एक बात हमेशा ध्यान रख लो कि कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम हैं जिनका प्रयोग सिंपल पास्ट में प्रायः होता ही है, 99% वाक्य में होता है। तो वो कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम तो याद रखो, 3 एडवर्ब ऑफ टाइम तो हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, लास्ट, एगो और एस्टरडे। ये 3 एडवर्ब ऑफ टाइम आप याद रखना, अगर आता है तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। 3 याद हो गया? बिफोर भी जोड़ लो और सन भी जोड़ लो। बिफोर हो गया, सन जोड़ लो, इन 2000, इन 2020, इन 2015, इन 1975। ऐसे कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम हैं जिनका प्रयोग प्रायः पास्ट में होता है। क्या क्या? एगो हो गया, एस्टरडे हो गया, लास्ट हो गया, बिफोर हो गया, और कोई सन दे दिया गया है तो ध्यान रखिएगा वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। अब अगला कंडीशन देखो, यदि एक काम के समाप्त होते ही, यदि एक काम के समाप्त होते ही तत्काल यह दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है, यदि एक कार्य के समाप्त होते ही तत्काल दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है, तो ऐसा वाक्य भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। यानी टू एक्सप्रेसेस टू एक्शन where the first action leads instantly to the second action is often made in past indefinite tense। जैसे जब रवि ने मुझे बदमाश कहा तो मैंने उसका सर फोड़ दिया।
दो कार्य एक साथ हो रहा है, यानी एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हुआ, दूसरा शुरू हो गया। यानी when रवि called me a scoundrel, I broke his head। जब मोदी जी का भाषण समाप्त हुआ, प्रत्येक व्यक्ति ताली बजाने लगा। यानी when मोदी जी stopped his speech, everyone began to clap। यानी एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा कार्य प्रारंभ हो रहा है। जैसे जो ही या जब मैंने दरवाजा खोला, बिल्ली भाग गई। यानी when I opened the door, the cat ran away। अब एक कंडीशन समाप्त हुआ, यानी यदि एक कार्य के समाप्त होने के तत्काल बाद ये दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है तो ध्यान रखिएगा वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। एक और विशेष बात पर चलो हम लोग गौर करते हैं बच्चों। यदि वाक्य में टिल, अनटिल, एज सुन एज, बिफोर का प्रयोग होता है तो भी वह वाक्य सिंपल पास्ट में ही बनता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनता है। लेकिन ध्यान रहे इससे यह बोध होता है कि एक कार्य दूसरे कार्य के बाद संपन्न हुआ है। फिर समझो, यदि टिल, अनटिल, एज सुन एज, बिफोर, चार शब्द बोल रहा हूं। टिल अनटिल ये तो याद हो जाएगा, एज सुन एज और बिफोर चार वर्ड हैं, ये याद हो जाएंगे। का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है तो इससे यह बोध होता है कि एक कार्य दूसरे कार्य के बाद संपन्न हुआ है। यानी जैसे जो ही उसने मुझे देखा वह भाग गया, एज सुन एज ही सामी ही रैन अवे, या जो ही पुलिस आई भीड़ तितर बितर हो गई। एज सुन एज द पुलिस अराइव्ड या एज सुन एज द पुलिस केम द मॉब डिस्पर्स्ड। या टिल एंड टिल को भी तो देखा जाए। आई वेटेड माई फ्रेंड टिल, चाहे अनटिल भी लगा लो। आई वेटेड माई फ्रेंड इट गॉट, आई वेटेड माई फ्रेंड टिल इट गॉट डार्क। आई वेटेड माई फ्रेंड अनटिल इट गॉट डार्क। अब बताइए समझ गया? कुछ और बातों को ध्यान रखो। जैसे आपको मालूम है कि माइट, कुड, वुड, शुड मूलतः पास्ट टेंस में होते हैं। फिर से ध्यान रखो, माइट, कुड, वुड, शुड को थोड़ा किनारे करो। माइट, वुड, कुड तीन वर्ड ये मूलतः पास्ट टेंस में होते हैं, पर ध्यान रखो इनमें प्रेजेंट टेंस में प्रार्थना या निवेदन का भाव भी प्रकट होता है। कौन से तीन शब्द से? माइट से, कुड से, वुड से। जैसे कुड आई यूज योर पेन, यानी क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं या प्रयोग कर सकता हूं, यानी विनम्र निवेदन करना है तो माइट, कुड, वुड से वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे माइट आई सी यू टुमारो, यानी क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं, या वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, क्या आप खिड़की बंद कर देंगे। यानी यहां यह भी ध्यान रखना बच्चों कि इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम विल को वुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में भी परिवर्तित करते हैं। तो ये चार शब्द हैं, ये कई जगह घूम घूम करके आते हैं। आपका प्रेजेंट में भी आता है, आपका इनडायरेक्ट नरेशन में भी आता है, विनम्र निवेदन करने के लिए भी आता है। यानी इनडायरेक्ट बनाते समय इन चार वर्डों को क्रमशः प्रेजेंट से पास्ट में बदलते हैं। यानी विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में हम बदलते हैं। एक और बात को आप ध्यान रखो, यदि अगला देखो बेटा, यदि कोई कंडीशनल सेंटेंस दिया गया है, कंडीशनल का मतलब होता है शर्त सूचक वाक्य,
ये हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि अगर कोई वाक्य इफ से शुरू होता है तो वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। प्रेजेंट वाले बार रिकॉल करा दें, फिर पास्ट में आते हैं। तो यदि कोई वाक्य इफ से शुरू हुआ है और उसके तुरंत बाद का क्लास अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो कामा और कामा के बाद का वाक्य क्लास जो होगा वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनता है। यानी इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको मालूम है बच्चों कि विल या शैल का प्रयोग होता है। लेकिन यही कंडीशनल सेंटेंस को हम पास्ट में ले जाएं, भाई प्रेजेंट में था ना इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट कामा फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसी को अगर हम पास्ट में कर लें, यानी यदि कोई कंडीशनल सेंटेंस दिया है अर्थात इफ के बाद के का क्लाज है सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, तो दूसरे क्लाज में हम सब्जेक्ट के बाद वुड या शुड का प्रयोग करते हैं। ऐसे सेंटेंस यह बताते हैं, ध्यान रखिएगा जब कंडीशनल पास्ट में होगा तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंस जो पास्ट में यह बताते हैं कि कार्य होने की संभावना बहुत कम है। फिर समझो, अगर इफ दिया हुआ है तो इफ के बाद का वाक्य अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसके बाद के क्लाज में हम सब्जेक्ट के बाद वुड या शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ यू गॉट 90% मार्क्स है, 90% इफ यू गॉट 90% मार्क्स you would get a prize in your school. Yeah, if a ghost appeared here, we would flee away. या फिर डबल ई, फ्ली माने भाग जाना, तो if a ghost appeared here we would flee away। ये था बच्चों आपका पूरा पास्ट इंडेफिनिट। जहां तक मुझे लगता है अब इसमें कुछ नहीं बचा है, ठीक है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं इसी मैक्सिमम जो कहानियां बनती हैं पास्ट में बनती है, आपको हमने वीडियो के शुरू में भी बताया। मैं आपको 2 पैराग्राफ दे रहा हूं, आप उसको अपने मन से ट्रांसलेट करें। अगले वीडियो में मैं उस पर एक लेक्चर बनाऊंगा, आपको फिर समझाऊंगा कि आखिर कैसे अनुवाद करते हैं। 2 ट्रांसलेशन पर ऑलरेडी पहले लेक्चर हो चुका है, कुछ आपको समझ में आया होगा, 2 फिर दे रहे हैं। अब की बार जो भी आपका टेंस है या कहानी है वो आपका पास्ट पर बेस्ड है, तो लो एक बार आप उसे देख लो। मैं उसकी फ़ोटो एक बार ग्रुप में फिर डाल दूंगा, लेकिन पहले आप इसको पॉज करके अच्छे से पहले लिख लो, और जब मैं लेक्चर करूंगा अगले वीडियो में तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड नाइट।